हाँ जी दोस्तों, हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स की जो कि रेलेवेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो होंगे आपके नवंबर में। जो कि नवंबर में खैर क्या ही होंगे, आप कह सकते हो कि जो होंगे आपके दिसंबर 2020 में। तो कई सारी अमेंडमेंट्स हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। उसकी बात करेंगे सीक्वेंस मैनर में कि डायरेक्ट टैक्स में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है, किन किन चैप्टर में अमेंडमेंट है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं पढ़नी है आपको। और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपके अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी आपके अपडेशंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स के पार्ट में से क्वेश्चंस आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बात करेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट है, किन किन चैप्टर में अमेंडमेंट है और कितने पार्ट्स के अंदर उसको किस तरीके से हम कवर अप करेंगे। तो कुल मिला के इसके 4 पार्ट बनने वाले हैं। 4 पार्ट में पहला पार्ट होगा, इस पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक अमेंडमेंट है आपके सरचार्ज को लेके, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद टीजीबीपी के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट है आपकी कैपिटल गेन के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। ये तीनों चीजें आपकी एक पार्ट में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका अदर सोर्सेज का। इसके अंदर 2 मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा आपका टीडीएस का। इसके अंदर 2 नए टीडीएस के सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि आपके पुराने वाले मॉड्यूल के अंदर कवर अप नहीं था, और वो शुरू हुआ आपके मई 2020 में एप्लीकेबिलिटी थी, लेकिन वो आपका कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि नवंबर 2020 के लिए वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और एट लास्ट बात करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आपके लो रिटर्न फाइलिंग का जो एक चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है, छोटा सा एक अमेंडमेंट यहाँ पे भी। तो ये कुल मिला के आपके डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीजें थी वो आपकी ऑलरेडी मॉड्यूल के अंदर कवर हो रखी है। तो इन 4 पार्ट्स के अंदर इसको लेके चलेंगे। और एट द एंड आपको बताइए कि इसका एक कंपाइलेशन वीडियो आपको और मिलेगा, जिसको एक साथ इन चारों चीजों को कवर करना, वो इस वीडियो के थ्रू इसको कवर कर सकता है। मेरे ख्याल से मोटा मोटा ये 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का ही कंटेंट होगा जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं पहले कि स्टैट्यूटरी अपडेट के बारे में आपका मॉड्यूल क्या कह रहा है। एक चीज और क्लियर कर दें कि जो भी यहाँ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है, ये आपको पता है कि एक प्रकार का लॉ है। तो ऐसा कोई ना समझे, कोई ना सोचे कि हम जो इसको कवर कर रहे हैं, इसके लिए जो हमने ये जो रेफर किया एक तरीके से, जो ये सेगमेंट उठाया, जो ये मॉड्यूल उठाया, जो ये पीडीएफ उठाया है, ये ऑब्वियसली सीए इंटर का पीडीएफ है, लेकिन ये आपका लॉ है। तो ये अमेंडमेंट सभी के लिए होता है। तो ये जो अमेंडमेंट होंगे ये सीए इंटर के एग्जाम में तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है ही है। साथ ही में सीए में इंटर की बात करें या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल है जितना सीए वालों के लिए हेल्पफुल है। ऑल्दो मॉड्यूल हमने उनका लिया थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था और आपको एक्सप्लेन करने में इसमें आसानी होगी मुझे, इसलिए इसके मॉड्यूल को रेफर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट लॉ का है, तो जैसे ही ये एप्लीकेबल होगा सीए इंटर वाले स्टूडेंट के लिए, सेम मैनर में एप्लीकेबल होगा ये बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अमेंडमेंट को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज फॉर ऑल। चलिए अमेंडमेंट का थोड़ा बेसिक ले लेते हैं कि आपको पता होगा कि फाइनेंस एक्ट 2019 जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल होता है। और साथ ही में मतलब जो अभी हम बात करेंगे नवंबर 2020 वाले एग्जाम में या दिसंबर 2020 वाले एग्जाम में, तो उसमें जो आपका फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है 2019 का। साथ ही में जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आ चुके होते हैं अप टू 30 अप्रैल 2020, मतलब 30 अप्रैल 2020 तक में जितने बदलाव आ चुके होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं आपके नवंबर 20 या फिर दिसंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए। ठीक, साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम के लिए जो आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है। आपका असेसमेंट जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो असेसमेंट ईयर 2021। ठीक, अब जो फाइनेंस एक्ट 2019 है ये ऑब्वियसली आपके जो पुराने मॉड्यूल जो आपके हाथ में है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस मॉड्यूल को आप रेफर कर रहे हो, उस मॉड्यूल के अंदर फाइनेंस एक्ट 2019 आपको अपडेट करके ऑलरेडी दिया गया था। मतलब जो आपको बुक मिली हुई है वो फाइनेंस एक्ट 2019 से तो अपडेटेड है, लेकिन जो जो अमेंडमेंट्स आए 30 अप्रैल 2020 तक, जो जो आपके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए, वो चीजें उसके अंदर कवर अप नहीं होती हैं, जिसको कवर करने के लिए ये पीडीएफ आपके लिए इशू किया गया है। इस पीडीएफ के थ्रू आप समझोगे कि फाइनेंस एक्ट 2019 तक जितनी बातें थी उसके अलावा और किन किन चीजों के ऊपर नोटिफिकेशंस आए, किन किन चीजों के सर्कुलर्स आए, किन किन चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो उसमें से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो यहाँ पे चर्चा होगी वो होगी सरचार्ज को लेके। अब आपके मॉड्यूल में चीज कवर है कि नहीं कह नहीं सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि एक इंट्रोड्यूस किया गया था आपके सीबीडीटी के द्वारा, क्या कि सरचार्ज को इनहेंस किया जाएगा। कितना इनहेंस किया जाएगा सर? तो 2 नए सरचार्ज के रेट निकाले गए थे, एक था 25%, एक था 37% और इनकम टैक्स। लेकिन कुछ कंडीशन है इसके साथ। कहा गया था कि अगर आपकी जो इनकम है वो एक्सीड करेगी 2 करोड़ से ऊपर, तो उस केस में जो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25% का। और अगर आपकी इनकम एक्सीड करेगी 5 करोड़ से ऊपर तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 37% का। लेकिन इसके अंदर कुछ एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसके ऊपर सीबीडीटी का प्रेस नोट था, जो कि आपको ध्यान रखना है, और वो प्रैक्टिकल कंटेंट है। तो उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए हुए हैं जिसको हम समझ के चलेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ही बन सकता है आराम से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरचार्ज अपने
आप में हर साल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती हैं। तो क्या कहा गया कि ये जो एक इन्होंने 2 सरचार्ज के रेट यहाँ पे लॉन्च किए थे, एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड एक्सीडिंग 5 करोड़, तो उसको कर लिया गया विड्रॉ। किस केस में विड्रॉ कर लिया गया था? विड्रॉ कर लिया गया था वहां पे जहां पे स्पेशल रेट्स लगेंगे। स्पेशल रेट्स किसके लगेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि आपके 111A वाले होते हैं सेक्शन के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A वाले होते हैं, जब आप ट्रांसफर करते हो क्या इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको पता है कि दोनों सेक्शन क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 111A वाली अगर कोई इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर 112A वाली कोई इनकम है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि ये जो 25% और 37% वाला रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ऑल दो छोटी सी बात थी, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी समझनी पड़ेगी कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या आ रहा है, कि किस किस तरीके से हमारी इनकम होगी, तो उसको उस सेंस में हम कितने के ऊपर सरचार्ज लगाएंगे, किसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगाएंगे, इसको बाइफरकेटेड करते हुए समझना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया, एक बार उसको क्रक्स दे दूं कि सर जी अगर आपकी जो भी इनकम निकल के आ रही है, टोटल इनकम में से अगर टोटल इनकम में 111A वाली इनकम है तो उसको आपको हटा देना है। अगर टोटल इनकम में आपकी सेक्शन 112A वाली इनकम है तो उसको भी आपको हटा देना है। उसके बाद जितनी भी आपकी अदर इनकम बचेगी उसको चेक करना है कि अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होगा तो 25% लग जाएगा, और अगर वो 5 करोड़ से ऊपर होगा अदर इनकम वाला तो उसके ऊपर आपका 37% वाला रेट लग जाएगा। अब इनको जो अलग कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा? तो सरचार्ज लगेगा, लेकिन कौन सा वाला लगेगा? जो कि इन दोनों रेट से पहले का रेट हुआ था, जो कि आपका 10% था और जो कि आपका 15% था। तो ये जो 2 रेट थे आपके सरचार्ज के, वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये जो एक इनहेंस्ड रेट था वो आपको देखना है कि वो भैया इनके ऊपर गलती से ना लग जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अदर इनकम पे लगाना है इन दोनों सिनेरियो में। तो अदर इनकम आप निकालोगे, उसमें देखोगे 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 25% लगा दोगे, 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37% लगा दोगे। अगर नहीं जाएगा तो नॉर्मल जो 10% और 15% आपका सरचार्ज का रेट था वही एप्लीकेबल रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं और डीप में समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है इसके ऊपर, जिसमें आपको कहा गया कि टोटल इनकम जो है वो दी गई है आपकी, whether the total income including income under section 111A and 112A exceeding 50 lakhs but less than 1 crore, मतलब कि 50 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम और 1 करोड़ से कम है, और इस इनकम के अंदर इंक्लूड हो रखा है कौन सा? 111A और 112A वाला। तो आपको पता है कि अगर 50 लाख से इनकम ऊपर जाती है तो सरचार्ज कितना रेट एप्लीकेबल होता है? 10%। अगर 50 लाख से ऊपर जाएगी तो कितना होगा? 10% होगा। और 1 करोड़ से नीचे है, तो जब 1 करोड़ से नीचे है तो ये जो एडिशनल रेट वाली बात है 25% वाली और 37% वाली, क्या ये इस एग्जांपल पे ही एप्लीकेबल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एग्जांपल आपका नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा। नॉर्मली कैलकुलेट का मतलब कि नॉर्मली आप देखोगे भैया जो भी इनकम बन रही है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगाओगे और अपनी कैलकुलेशन कर लोगे, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ये वाला प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि लेट से STCG है आपकी 30 लाख और LTCG आपका 25 लाख, अदर इनकम है आपका 40 लाख। तो कुल मिला के कितना हो गया? 30, 25 और 40, तो कुल मिला के हो गया आपका 95 लाख। तो 95 लाख से तो ऑब्वियसली बात है 1 करोड़ से नीचे है, और 95 लाख से तो ऑब्वियसली बात है कि 50 लाख से ऊपर है, तो इसके ऊपर आपका 10% का सरचार्ज लग जाएगा। अब कोई ये ना समझे कि सर जी जब हम नॉर्मल सरचार्ज लगाएंगे ना तो भी इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। अगर इन दोनों को एक्सक्लूड कर दोगे तो आप देखोगे 40 लाख, और 40 लाख है तो 50 लाख से नीचे हो जाएगा, तो अब 10% भी नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं करना है। ये जो विड्रॉ किया गया है वो विड्रॉ किया गया है सिर्फ और सिर्फ इन 2 रेट्स के लिए, जहां पे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों सेक्शन की इनकम होगी तो उसको हम हटा के फिर देखेंगे कि क्या वो 2 करोड़ और 5 करोड़ का एक्सीड कर रहा है, और कर रहा होगा तो 25% या 37% का आपकी बात आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये नॉर्मल सिनेरियो हो गया जहां पे इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई। आपका 1 करोड़ से नीचे था, 50 लाख से ऊपर था, अलग अलग बाइफर्केशन था। आप सीधा सीधा रिजल्ट निकालोगे कि सरचार्ज जो है वो 10% का लग जाएगा पूरे इनकम के ऊपर, जो भी आपकी 95 लाख की इनकम है, तीनों को मिला के। एक इलस्ट्रेशन था और क्लियर करते हैं, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका जहां पे टोटल इनकम जो है वो आपकी एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से ऊपर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की आपकी इनकम हो गई, बट 2 करोड़ से नीचे है, और ये इनकम के अंदर आपका इंक्लूड है क्या? 111A वाला भी और 112A वाला भी। तो आपको पता है अगर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा और 2 करोड़ से नीचे है तो 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही होता है सरचार्ज रेट कितना हो जाता है? 15%। एग्जांपल देख लेते हैं। STCG में इन्होंने रखा 60 लाख, LTCG में रखा 65 लाख, अदर में रखा कितना? 50 लाख। कुल मिला के कितना हो गया ये आपका? 1.75, मतलब 1.75 करोड़। ठीक है, अब 1.75 करोड़ है तो ऑब्वियसली बात है 2 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो रेट एप्लीकेबिलिटी कौन सी हो जाएगी? 15% सी। अगर 2% से 2 करोड़ से ऊपर गया ही नहीं, अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 2 CR से ऊपर गया ही नहीं, तो 25 करोड़ का 25% वाला तो भी सवाल ही नहीं उठ रहा।
2 करोड़ से ऊपर जब तक इनकम जाएगा ही नहीं, 25% का तो सवाल उठेगा ही नहीं, और जब तक 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका 37% वाला भी सवाल नहीं उठेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिंपल हो गया कि 2 करोड़ से ऊपर गया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 15% लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर जाता है, 2 करोड़ से नीचे रहता है। तो आप क्या करोगे, पूरी इनकम को जोड़ोगे। कोई रोल इस चीज का नहीं है कि एसटीसीजी कितना है, एलटीसीजी कितना है, अदर कितना है, कोई मतलब ही नहीं है। हम पूरे के पूरे टोटल इनकम के ऊपर सरचार्ज लगा देंगे, कितना, 15% के हिसाब से। तो ये भी सिंपल था। इसके अंदर भी अभी इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, अगले एग्जांपल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वो समझो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोटल इनकम अगर हम कहें जिसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं 111A और 112A वाले को, हम अगर इसको एक्सक्लूड करके बात करें तो हमारी इनकम जो हो रही है वो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, लेकिन 5 करोड़ से नीचे है। तो इन दोनों को छोड़ के 2 करोड़ से ऊपर है, हो सकता है इनको लेंगे तो 5 करोड़ से भी ऊपर हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप छोड़ते हैं तो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सरचार्ज कितना लगेगा, अब 25% लगेगा। लेकिन इन दोनों को छोड़ के अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो जितना अदर इनकम होगा उस पर 25% लगेगा। इन दोनों की इनकम पे कितना सरचार्ज लगेगा, अभी भी ये सेक्शन की जो इनकम होगी, ये सेक्शन की जो इनकम होगी, उसके ऊपर सरचार्ज अभी भी कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। अभी भी कितना लगेगा, उसमें 15% ही लगेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर आपका ये 25% का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। हायर रेट जो है वो 15% ही है, इन दोनों के केस में वो 15 ही लगाओगे आप। द रेट ऑफ सरचार्ज on the income tax payable on the portion of income chargeable to tax under section 11A and 112A, वो अपने को निकालना है। तो हमें क्या देखा कि भाई साहब वो इनकम जिसमें हम 112A और 11A 111A को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर तो आप 25% लगाओगे, और इन दोनों इनकम के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, तो इन दोनों इनकम की बात की जा रही है कि उसके ऊपर कितना लगेगा, कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हायर लिमिट है आपकी सरचार्ज की, ठीक है। एग्जांपल देख लिया यहाँ पे कि एसटीसीजी 54 लाख, एलटीसीजी 55 लाख और ये आपका 3 CR, तो टोटल हो जाएगा आपका 4.09 CR हो गया। तो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है और 5 करोड़ से नीचे, लेकिन आप क्या बोलोगे कि इसे छोड़ के बताओ 2 करोड़ से ऊपर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, इन दोनों को अगर छोड़ भी दे तो भी 2 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब ये जो 3 करोड़ है इसके ऊपर तो आपका 25% एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के ऊपर क्या रेट लगाना है, जो आपकी ये 2 इनकम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पे आप हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगाओगे, विच इज व्हाट, 15%। तो सरचार्ज वुड बी लेविड 50% ऑन व्हाट, एसटीसीजी 54 लाख और एलटीसीजी 55 लाख, और 25% लगेगा किसके ऊपर, जो बाकी अदर इनकम बच जाएगी, जो कि है आपकी कितनी, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ खास ऐसा नहीं था। एक और एग्जांपल है इसके ऊपर, उसको और देखते हैं। कह रहा है टोटल इनकम है, अगेन एक्सक्लूडिंग, इन दोनों को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 5 करोड़। तो जैसे 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी, आपका रेट कौन सा लग जाएगा, 37%। और अगर इन दोनों की बात करें कि इनके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, तो इस पे अगेन हाईएस्ट रेट लगेगा, विच इज व्हाट, 15%। तो रेट ऑफ सरचार्ज जो होगा इन दोनों इनकम के ऊपर वो अभी भी कितना रहेगा, 15% ही रहेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसका कि एसटीसीजी 111A वाला है आपका 50 लाख, एलटीसीजी 112A वाला है आपका 65 लाख, और अदर इनकम है आपकी कितनी, 6 करोड़। तो 6 करोड़ जैसी हुआ तो इन दोनों को आपको इंक्लूड करके नहीं देखना है कि सरचार्ज कौन सा लगेगा, इन दोनों को आप छोड़ोगे, फिर बोलोगे बताओ इनकम कितना, 6 करोड़। 6 करोड़ हो गया, मतलब सरचार्ज कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा इस पे, 37%, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इन दोनों पे कितना लगाएंगे, तो इन दोनों पे आप हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगाओगे, अदर देन दिस 25 एंड 37% का कॉन्सेप्ट। तो उस केस में आपका हायर रेट कितना होता है, 15%। तो सरचार्ज 50% एप्लीकेबल होगा, एसटीसीजी 50 लाख, एलटीसीजी 65 लाख, और 37 लगेगा बाकी सारी अदर इनकम के ऊपर, विच इज व्हाट, 6 करोड़, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपके सरचार्ज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सरचार्ज किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसको विड्रॉ किया गया कि एसटीसीजी एलटीसीजी के ऊपर ये हायर रेट ऑफ सरचार्ज जो एक्सटेंड किया हमने वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी इनकम के ऊपर ये एप्लीकेबल होके चलेगा। एक और एग्जांपल है, फटाफट से देखते हैं। कह रहा है वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A 111(2) एक्सीड्स 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड अंडर 3 and 4। कह रहा है कि 3 और 4 में कवर नहीं है और एक्सीड कर रहा है 2 करोड़। तो ऐसा सिचुएशन क्या हो सकता है, तो उसको देखो कि एसटीसीजी आपका 60 लाख है, एलटीसीजी 55 लाख है, अदर इनकम आपका 1 करोड़। तो आप हमेशा क्या देख रहे हो कि भैया 25% और 37% जो है, जो आपका 25% है और जो आपका 37% है, इसको चेक करने के लिए आप हमेशा इन दोनों को इग्नोर करोगे। जब इन दोनों को मैं काट दूंगा तो आपको पता लगेगा टोटल इनकम कितनी है, 1.10 करोड़, विच इज व्हाट, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम। तो ऑब्वियस बात है 25 नहीं लगेगा, 37 का सवाल ही नहीं उठता। तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा आपका, 15%, और इन दोनों के ऊपर तो हायर रेट लगता ही है, तो इन दोनों के ऊपर भी कितना लगेगा आपका, 15%। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि तीनों इनकम के ऊपर कितना लगेगा आपका, 15% का रेट। तो सरचार्ज वुड बी लेविड 15% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2.25 CR, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। मल्टीपल एग्जांपल से आपके माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि किस तरीके से इसको एप्लीकेबल आपको करके चलना है अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने एग्जाम्स के अंदर।
अगला जो नेक्स्ट अमेंडमेंट का पार्ट है वो है आपके पीजीबीपी के अंदर, जिसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट दिया गया, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज लगेगा ऑन सर्टेन सिनेरियो। सर्टेन सिनेरियो का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने मोटर व्हीकल्स परचेज की है और उसको पुट टू यूज में डाल दिया 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले, और खरीदे कब है 23 अगस्त 2019 के बाद से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में उसने उसको एक्वायर किया, और इस डेट से पहले पहले 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले उसको पुट टू यूज में भी डाल दिया, उस सिचुएशन में अगर कोई ये कंडीशन फुलफिल करेगा इन रिगार्ड टू मोटर व्हीकल्स, तो उसको इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फायदा दिया जाएगा। क्या क्या है, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका, यहाँ पे बात करेंगे मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। तो मतलब क्या है कि इन तीनों कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं उसको हम यूज करते हैं कहां पे, इन अ बिजनेस जो कि हमारा हायरिंग का बिजनेस है, जिसके अंदर हम हायर पे इनको प्रोवाइड करते हैं, और हमने ये तीनों में से किसी भी आइटम को एक्वायर किया है कब, इस पीरियड के बीच में 23/8/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, और उसको पुट टू यूज में डाल दिया हमने कब 31 मार्च 2020 से पहले। तो इस सिनेरियो में आपको जो डेप्रिसिएशन का रेट अलाउ होगा वो होगा 45% ऑन डब्ल्यूडीवी। 45% का आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। सर इन जनरल कितना होता है, इन जनरल होता है 30%। इन जनरल अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करेगा, मतलब एक्वायर कर लिया पुट टू यूज बाद में करेगा, तो उस केस में कितना रेट मिलता है आपको 30% मिलता है। अगर किसी ने 23/8/2019 से पहले खरीदा होगा, आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है वो ऑब्वियसली बात कौन सा है, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो 23/8/2019 से पहले अगर किसी ने खरीदा होगा 1/4/2019 के बाद, तो उस सिनेरियो में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करना है 30%। लेकिन अगर किसी ने इस ड्यूरेशन के बीच में खरीदा होगा तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करना है 45%। ठीक है, तो वही कह रहा है फॉर मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन वन अबव। मतलब इस पॉइंट में जो कवर हुआ उसके अलावा जो भी होगा तो उस पर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो कंटिन्यू करेगा एज 30% जो कि पहले होता था। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। जब आप क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करोगे या प्रैक्टिकल इस टाइप के देखोगे या केस स्टडी में इस टाइप की चीज देखोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको कैलकुलेट करना है वो दो पार्ट में करना है। जनरल सिनेरियो में 30% चलेगा, और ये स्पेशल केस है जिसमें इस पीरियड में किसी ने परचेज किया हो और पुट टू यूज में डाल दिया हो 31 मार्च 2020 से पहले, तो उस केस में उसको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा 45%। सेम इसी मैनर में दूसरा पार्ट है जिसमें इन जनरल 50% मिलता है 15%, लेकिन आपको अलाउ किया जा रहा है 30%। अगेन वही कैटेगरी है कि अगर आपने मोटर्स कार जो कि आप अगेन परचेज करते हो, मतलब उस मोटर कार को आप यूज करते हो कहां पे, अपने बिजनेस के अंदर, जो कि आपका रनिंग का है ऑन हायर, मतलब कि आप मोटर्स कार्स को हायरिंग पे लगाते हो, भाड़े पे चढ़ाते हो, इस चीज का आपका बिजनेस है, और आपने मोटर्स कार्स को परचेज किया। यहाँ पे क्या बात हुई थी, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, और यहाँ पे क्या आ रहा है मोटर कार्स। तो मोटर कार्स अगर आपने परचेज किया अगेन इस पीरियड के अंदर और उसको पुट टू यूज में डाल दिया आपने 31 मार्च 2020 से पहले पहले, तो इन जनरल इस पे कितना मिलता है 15%, लेकिन आपको कितना मिलेगा 30% अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है पीजीबीपी के रिगार्डिंग। जब आप डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी डिस्कस करोगे, सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ कैलकुलेशन आपका इस तरीके से वेरी कर जाएगा। दिस इज द अपडेटेड वन विच इज रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, एक छोटी सी और इसी मिलती जुलती अमेंडमेंट है और बिल्कुल ना के समान सी इंपॉर्टेंट है, पर देख लेते हैं, जो कि रिलेटेड है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन में बस कुछ खास नहीं है, आपको एक नया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया गया, जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की आप काम कर रहे हो, जिस साल के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, वो आपको और प्रोवाइड कर दिया गया, जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ऑब्वियसली बात है, जो कि आपका 289। तो ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए, याद किए हुए, सारे मतलब याद क्या किए हुए, आपको रिसेंट का पता होना है, 1-2 साल रिसेंट का आपको पता होनी चाहिए, और एक इनिशियल का होता है जो कि आपको पता ही होता है। एक आपको बस ध्यान रखना है कि जिस साल के आप सवाल करोगे उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, वो आपको ध्यान रखना है कितना है 289। तो ये एक सिंपल सी चीज होती है, आप जब इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अपडेटेड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है कैपिटल गेन के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 छोटी छोटी बातें थी। सरचार्ज का पॉइंट आई होप आपको सही से समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको सही से समझ में आ गया होगा, और इसमें ऐसा कुछ खास समझने वाला था नहीं, आपको सिंपल सी चीजें जो याद रखनी है, दैट इज 289। 19-20 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 289। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट। बाकी जो पार्ट होगा आपका वो आएगा अगला अदर सोर्सेज का, नेक्स्ट पार्ट उसको कवर करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। हाँ जी दोस्तों, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में 2 छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो कि ध्यान रखना है, और वो एक रिलेटेड टू केस स्टडी है, तो इसलिए आपको केस स्टडी के मैनर में इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, जो पहला है वो उसकी बात करते हैं, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या है आपका सेक्शन 56(2)(10।
इसके प्रोविजंस क्या होते हैं, इसमें किस टाइप की बातें की गई हैं, और उसी से रिलेटेड ये छोटा सा एक एडिशन किया गया, इंसर्शन किया गया है, जो कि केस स्टडी को रेफर करता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम whom would not attract the provisions of section 56 to 10 notification number 96 2019 dated 11/11/2019। अब क्या है मतलब, पहले तो इसको समझो कि सेक्शन 56 टू 10 क्या है। तो इसके अंदर आपको पता होगा कि अगर हमें किसी से भी कोई पैसा रिसीव होता है, अदर सोर्सेज के अंदर कोई पैसा रिसीव होता है जो कि 50,000 से ज्यादा होता है, तो वो हमारा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। अगर किसी से हमें कोई भी सम रिसीव हुआ विदाउट कंसिडरेशन 50,000 से अबव, तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेज के अंदर। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि किसी से अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो उस केस में हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमें किसी से फ्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे बोथ हो, तो उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। और अगर उसकी वैल्यू अगेन एक्सीड करती है 50,000 से, तो हम कहते हैं कि जितना भी अमाउंट आपको मिला फ्री में, वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। फिर हम कहते हैं कि अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट से मिला है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कि यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि फ्री है, मतलब जस्ट एज अ गिफ्ट नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ पे किया, लेकिन दैट अमाउंट इज इनएडिक्वेट। तो उस केस में आप क्या करते थे, आपको याद होगा कि आप देखते हो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब स्टैम्प वैल्यू जो है वो कितना एक्सीड कर रहा है उस एक्चुअल कंसिडरेशन से जो भी आपने पे किया, और उस एक्सेस अमाउंट को आपको कंपेयर करना होता है किसके साथ, हायर ऑफ 50,000 या फिर 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अगर वो एक्सेस अमाउंट जो है वो ज्यादा है इन दोनों से, मतलब क्या हुआ कि लेट से किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख और उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो 40 लाख, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 10 लाख पे नहीं होगा, आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करोगे, तो आप देखोगे क्या ये 50,000 या फिर इनका जो सेल कंसिडरेशन है इसका 50%, तो 40 लाख का 5% कितना होगा, तो 40 लाख का आपका 5% आएगा 2 लाख। तो इन दोनों में से हायर बताओ कितना होगा, 50,000 2 लाख, तो आप लोगे 2 लाख। अब आप बोलोगे कि भैया 10 लाख का तुम्हारा गैप है, लेकिन अलाउ कितना होता, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का गैप अलाउ था जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका कितना एक्सेस है, 8 लाख। तो ये 8 लाख क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल अदर सोर्सेज के अंदर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे। ये पुराना प्रोविजन है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलेगा। आपको ये ध्यान आ गया होगा कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन किया करते थे। अब यहां पे क्या बात की जा रही है, यहां पे कहा जा रहा है कि भाई साहब कुछ एक कैटेगरी आपको ऐसी बताई जा रही है जहां पे कहा जा रहा है कि किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिलेगा भी तो उसके ऊपर ये जो प्रोविजंस है ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये जो 56 टू 10 वाले प्रोविजंस हैं ये अट्रैक्ट नहीं होगा उन लोगों के ऊपर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उनको रिसीव होगा वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसको इंसर्ट किया गया जहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसको आपको समझना है कि अगर आपने पीछे थोड़ा बहुत न्यूज देखा हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह हैं उसको पक्का कर दिया जाएगा। जो भी अनऑथराइज्ड हैं, जो कि आपके पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह पे चल रहे होते हैं, एग्रीमेंट विल वगैरह के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो उनको पक्के मकान दे दिए जाएंगे, मतलब उनको ऑथराइज कर दिया जाएगा। तो ऑथराइज करने का मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट की नजर में उन प्रॉपर्टी की कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू नहीं देती। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी को हटा के उसकी जगह पे आप उसको परमानेंट कर दोगे, मतलब उसकी रजिस्ट्री लेके आ जाओगे, तो रजिस्ट्री लाने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरीके से उन सारे व्यक्तियों के पास जो कि प्रॉपर्टी नहीं था गवर्नमेंट की नजर में, उनको एक प्रॉपर्टी मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में जो उनको प्रॉपर्टी रिसीव होगा, इस सिचुएशन में जो उनको प्रॉपर्टी रिसीव होगा उसको कहा जा रहा है कि भैया ये टैक्सेबल नहीं होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी वगैरह हैं उनको जब ऑथराइज किया जाएगा तो उसकी जो रजिस्ट्री वहां पे होगी उसको आप कह रहे हैं कि उस केस में आपका ये जो सेक्शन 56 टू 10 वाला प्रोविजन था ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार पढ़ते हैं फिर और इसको डिटेल में समझेंगे। कह रहा है क्या, Section 56 to 10 brings to tax under the head income from other sources any sum of money received without consideration if the aggregate value exceeds 50,000 or the value of immovable property being land or building or both received without consideration if the stamp value exceeds 50,000। ये एक कैटेगरी हो गई जहां पे फ्री वाली बात हो रही थी। दूसरा था it also brings to tax in case where immovable property is received for inadequate consideration। कब, जब डिफरेंस जो होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन if the stamp duty value exceeds such consideration and such excess amount is more than higher of 50,000 and 5% of sale consideration। तो ये वो था जो मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे समझाया। The proviso of section 56 to 10 however list out the circumstances। अब इसके प्रोवाइजो में कुछ circumstances बताए गए हैं under which any sum of money or value of property would not be chargeable to tax under the head income from other sources। The Finance number 2 Act 2019 has inserted clause 11।
to the proviso to provide that any sum of money or value of property would not chargeable to tax in hand of the recipient। कह रहा है कि ना सम ऑफ मनी ना प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा रिसिपिएंट के हाथ में इफ इट इज रिसीव फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अब ये प्रिस्क्राइब वाली चीज क्या है उसको समझना पड़ेगा कि भैया क्या कंडीशन के तहत किसी को प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, उसको समझाया गया है। अकॉर्डिंगली द central government has vide this notification inserted rule 11 UAC to provide that the provision of section 56 to 10 shall not apply to any immovable property being land or building or both received by a resident of an unauthorized colony। कोई authorized colony वाले व्यक्ति को अगर कोई भी इस टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है in the national capital territory of Delhi, मतलब दिल्ली की बात हो रही है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, where the central government by the notification in the official gazette regularize the transaction of such immovable property। मतलब कि जो भी ऐसी इमोवल प्रॉपर्टी थी किसी के पास उसको रेगुलराइज किया गया, मतलब उनकी एक तरीके से प्रॉपर्टी दी नहीं जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी थी बस उसको रेगुलराइज कर दिया गया, मतलब उस अनऑथराइज को ऑथराइज कर दिया गया है। किसके बेसिस पे? तो जिनके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको कि ऑथराइज किया जाएगा उनके पास कुछ तो होना चाहिए। तो क्या होगा? या तो उनके पास लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, विल होगा, पोजेशन लेटर होगा, अदर डॉक्यूमेंट जो कि ये सबूत दे कि भाई साहब उन्होंने पैसे दे के उसको हासिल किया था, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है, उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है उस प्रॉपर्टी का जिसमें भी वो रहते हैं उनके फेवर में। तो उस सिचुएशन में अगर उनको रेगुलराइज किया जा रहा है तो इस वाली ट्रांजैक्शन को आप टैक्सेबल काउंट नहीं करोगे अंडर 56(2)(10) के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी कि भैया कच्चे मकान जो अनऑथराइज है उसको अगर ऑथराइज किया जाएगा तो उसके अंदर जो एक ट्रांजैक्शन होगी, रेगुलाइजेशन जो होगा ट्रांजैक्शन का, कच्चे के बदले पक्के मकान जो मिलेगा किसके बेसिस पे मिलेगा? जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे जो कि ये सबूत देंगे कि उन्होंने पेमेंट देके खरीदा था, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पास राइट ऑफ ऑनरशिप है, चाहे उनको ट्रांसफर होकर आया हो, विल के तहत मिला हो, वसीयत में मिला हो, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, जो कि ये बताते हो कि भाई साहब वो रेजिडेंट है, उस प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर आपका 56(2)(10) जो है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये नया रूल आया था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो मीनिंग और बताई गई है, एक है रेजिडेंट को लेके और दूसरा है अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसके पास फिजिकल पोजीशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डेट। कैसे मानेंगे हम कि उसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है तो उसके पास क्या होगा? रजिस्टर्ड सेल डेट होगा, या फिर लेटेस्ट सेट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, या एग्रीमेंट टू सेल होगा, या विल होगा, या पोजीशन लेटर होगा, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि ये सबूत दे कि उसने पेमेंट दे के उस प्रॉपर्टी को हासिल किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑथराइज्ड कॉलोनी, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी। एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अगर कोई लीगल हायर्स हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब किसी और के नाम पे लेकिन वो नहीं रहे तो उसके जो भी वसीयतनामे में जो भी लोग होंगे उनके नाम पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किसको नहीं किया जाएगा? इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसको? टेनेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो मालिक नहीं है, लाइसेंसी है या फिर कोई परमिसिव यूजर है तो वो आपके रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। दूसरा आ रहा है अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब क्या है? तो कोई भी कॉलोनी या डेवलपमेंट comprising of contiguous area where no permission has been obtained for approval of layout plan or building plans and has been identified for regularization। मतलब क्या हुआ कि ऐसे कच्ची कॉलोनी वगैरह होती है जिसके लिए कोई अप्रूवल वगैरह नहीं मिला होता गवर्नमेंट का, और वहां पे लोग रह रहे होते हैं, काफी सारे लोग वहां पे बसे होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई किया गया रेगुलराइजेशन के लिए। किसने? आपके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो भी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन था 24 मार्च 2008 का। तो इसके तहत इन्होंने कई सारे ऐसी कॉलोनी को पकड़ा था जिसको ये रेगुलराइज करने के लिए उतारू हुए और कहा कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो उस टाइप की कॉलोनीज जो है वो आपकी सारी क्या कहलाती हैं? अनऑथराइज कॉलोनी की डेफिनेशन में आती है। तो सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं, कि अनऑथराइज कॉलोनी को जब ऑथराइज किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, तो जो भी उनके रेजिडेंट होंगे जिनको की एक फ्रेश रजिस्ट्री मिलेगी एक तरीके से, तो वो उस रजिस्ट्री को आप ट्रीट नहीं करोगे कि वो 56(2)(10) के अंदर उनको एक प्रॉपर्टी मिली है, मोर प्रॉपर्टी, विदाउट एनी कंसिडरेशन और टैक्स लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको यहां से हटाया जा रहा है, इस प्रोविजन से उनको मुक्ति दी गई है इस अमेंडमेंट के अंदर। चलिए, ये था पार्ट नंबर 1 अदर सोर्सेज का, क्लियर हो गया होगा। दूसरा पार्ट है आपका कि आपने जनरली देखा है पूरे इनकम टैक्स के अंदर कि हर जगह लिखा होता है कि जो आपकी पेमेंट होगी या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे वो कैश में रेस्ट्रिक्शंस होती है कि कैश में आप इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतना ही अमाउंट का कर सकते हो, एक दिन में से ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अकाउंट पे यूज करना होता है, बैंक ड्राफ्ट यूज करना पड़ता है, या फिर ईसीएस मोड यूज करना पड़ता है जो कि आपके बैंक के थ्रू ही होता है। बट इसी को अमेंड करते हुए कहा गया कि भाई साहब कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पे ये चीज लिखी गई है कि आप ये ट्रांजैक्शन जो है या अकाउंट पे ही कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, ईसीएस के कर सकते हो। बस ये 3 चीजें हैं, अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस, ये 3 ही आपको अवेलेबिलिटी दी गई थी कई सारे ऐसे इनकम टैक्स के सेक्शंस के अंदर। उन सभी सेक्शंस को एक साथ अमेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि इन सभी सेक्शंस में इन 3 चीजों के साथ साथ अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड
टू बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मोड है जो कई सारे लिस्ट डाउन बताए गए हैं, ये सारे भी इंक्लूडेड माने जाएंगे। मतलब कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पे आपको कहा गया था कि आपको जो पेमेंट है वो सिर्फ इन्हीं 3 मोड से करनी है, अदरवाइज आपका जो एक्सपेंस होता है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब उसी जगह पर आपको ट्रीट करना है कि कुछ और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड बता दिए गए हैं जिसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपका डिसअलाउड नहीं माना जाएगा। तो वो लिस्ट ऑफ मोड्स हैं जो कि आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कवर किए जाएंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि किन किन सेक्शंस के अंदर ये एप्लीकेबिलिटी है। किन किन सेक्शन में ऐसा था जहां पे आपको ये सिर्फ 3 मौके थे, 3 तरीकों से आप काम कर पाते थे, और उन जगहों पे आपको ये एडिशन किया गया है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के नाम पे। तो सबसे पहला सेक्शन है 35AD8 का, जहां पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो वहां पे आपको लिमिट थी कि 10,000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और करोगे तो उस केस में आपको इन्हीं 3 मोड को यूज करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। अगला है 40A3 या फिर 3A, जहां पे कहा गया था कि आप कोई भी खर्चा जो अपने ऑफिस का होता है, जो आपके बिजनेस का होता है, वो 10,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं कर सकते हो कैश में। उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आपको अकाउंट पे चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस यूज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में ये लिमिट जो होती है वो 35,000 की हो जाती है, नॉर्मल सिनेरियो में 10,000 है। ये कुछ पेज नंबर है, जिस पेज नंबर पे उन पेजेस पे इन सेक्शंस को डिटेल में बताया गया होगा, उसका रेफरेंस दिया गया है, फिलहाल हमारे लिए काम का नहीं है। अगला आता है आपका कि एक सेक्शन है 43(1), जिसके अंदर बात की जाती है कि अगर आपको एसेट्स वगैरह एक्वायर करना है तो उस केस में भी आपकी लिमिट है कि आप कैश में अगर करते हो तो 10,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करना होगा तो आपको बैंकिंग मोड में आना पड़ेगा, जो 3 मोड आपके प्रिस्क्राइब थे। 44AD का सेक्शन आपने पढ़ा है, जहां पे आपने देखा है कि अगर प्रिजेंटिव इनकम आपको क्लेम करना है और उसमें कंसेशनल रेट आपको 6% का लेना होता है, तो वहां पे कहा जाता है कि भैया वो भी आपका अकाउंट पे चेक के थ्रू पैसा आया हो, जो आपके टर्नओवर में काउंट किया जाएगा, या फिर वो आपके ईसीएस के थ्रू आया हो, या फिर वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आया होगा, तभी हम उसको कहते हैं कि उस केस में आपको 6% का रेट मिलेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन 3 मोड के अलावा कुछ और जो कई सारे मोड आपको प्रिस्क्राइब कर दिए गए, उनके थ्रू भी अगर आपके पास पैसा आता है तो वो भी आप टर्नओवर में ले सकते हो, और उसके ऊपर भी आपको कंसेशनल रेट जो 6% का मिलता है वो मिला करेगा। मतलब उन 3 मोड की जगह और भी बहुत सारे मोड ऐड कर दिए गए हैं। 43CA है, जो कि बात करता है किस चीज का, जब आप ट्रांसफर करते हो स्टॉक इन ट्रेड, जो कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं। मतलब कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग में डील करता है और उसका स्टॉक इन ट्रेड है लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसके इसमें कहा जाता है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग में डील करते हो और उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड समझते हो और उसकी सेल परचेज वगैरह करते हो, और सेल परचेज करने के बाद ऑब्वियसली बात है एट द एंड जब आप उसको सेल परचेज करने के बाद जो भी आपके पास इनकम आती है उसको आप क्या लेते हो, अपना कंसिडरेशन लेते हो जब भी अपना पीजीबीपी की इनकम निकालते हो। मतलब जब आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी होगी तो आप बताते हो कि मैंने इतना सेल किया, मतलब कितने इतने अमाउंट का मैंने लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो सेल किया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपको कहा जाता है कि आप सेल के अंदर उतना ही अमाउंट ले पाओगे जो कि आपका कैसे होगा, जो प्रिस्क्राइब मोड थे, वो जो 3 प्रिस्क्राइब मोड थे वही इसके अंदर काउंट किए जाते थे। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि आपको अदर्स जितने भी और मोड बताए जा रहे हैं वो सब भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। इसी के सिमिलर है 50C का, जहां पे आप कहते हो कि आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो। यहां पे आपने क्या किया कि एक बंदा स्टॉक इन ट्रेड में डील कर रहा था तो उसके लिए वो पीजीबीपी का पार्ट था, लेकिन जब हम नॉर्मली कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह को ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन का पार्ट पड़ता है, और उसके लिए हमें एफवीओसी निकालना पड़ता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर भी जो मोड ऑफ पेमेंट होगा उसके अंदर भी ये जो 3 थे, इसके अलावा बाकी अदर मोड्स को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद एक और है कि जब आप इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, जो आपने 56 to 10 अभी पीछे पढ़ के आए, उसके अंदर आपने देखा कि इमोल प्रॉपर्टी अगर आपका ट्रांसफर होता है और उसके अंदर कुछ भी पार्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना पड़ता है ड्यू टू नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी आपका मोड ऑफ रिसिप्ट के अंदर उन 3 मोड के अलावा ये सारे मोड जो और बताए जाएंगे वो भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 80JJAA। ये सेक्शन किस चीज का है, जब आप एडिशनल इंप्लॉइज रखते हो और उनको पेमेंट करते हो। तो आपको एक डिडक्शन पता होगा 80JJAA का, जहां पे आपको कहा जाता है कि अगर आपको ये डिडक्शन लेना है, तो उस केस में आपको एडिशनल इंप्लॉइज रखना पड़ेगा और उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन्हीं 3 मोड से जो कि ऊपर बताया गया, जो कि आपका अकाउंट पे चेक था, या फिर आपका ईसीएस था, या फिर आपका बैंक ड्राफ्ट था। अगर इन 3 मोड से आप पे करोगे तभी आप डिडक्शन के लिए क्वालिफाइड होते हो। अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो तो आप क्वालिफाइड नहीं होते। तो इन 3 मोड्स के अलावा आपको बतेरे मोड और यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन सारे जगहों पे, इन सारे सेक्शनों में जहां पे सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता था 3 ही मोड का, उन जगहों पे आपको बहुत सारे मोड का और ऑप्शन दे दिए गए हैं। कौन से वो मोड है जिसके थ्रू आप पैसे ले भी सकते हो और पैसे दे भी सकते हो? वो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम या फिर आधार पे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि बतेरी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई। जितना भी आज के टाइम में रियल टाइम में चल रहा है, जो आपका डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उन सभी को आप यूज कर सकते हो और कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। इन सभी को आपका बैंकिंग मोड ही माना जाएगा, इसको कैश में ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो कि ध्यान देने वाली बात है, जिसको हम कहते हैं रूल 6DD।
आई होप आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा होगा सेक्शन 40A3, जहां पे आपने देखा है कि रूल 6DD है जो कि आपको एक्सेप्शन देता है, मतलब कि 40A3 जो है वो आपको बताता है कि आप खर्चे नहीं कर सकते 10,000 से ज्यादा, ठीक है ना। 40A3 कहता है कि आपको एक दिन में 10,000 से ज्यादा आप एक्सपेंस कैश में नहीं कर सकते हो, और आप करोगे तो आपका जो कैश एक्सपेंडिचर होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर उसको लेके कई सारी एक्सेप्शन बताई गई कि इसी सिचुएशन में किया जा सकता है, ऐसे से किया जा सकता है। उसी में एक एक्सेप्शन हुआ करती थी जो कि आपका था क्लॉज जे। क्लॉज जे एक्सेप्शन ये बताता था कि अगर आपका सपोज करो कि बैंक बंद है, बैंक आपका हॉलीडे है या फिर बैंक बंद है ड्यू टू स्ट्राइक, तो उस सिनेरियो में आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो और वो आपका अलाउड माना जाएगा। ध्यान देना कि इन जनरल कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते, आपको उसको बैंकिंग के चैनल के थ्रू ही करना पड़ेगा। लेकिन रूल 6DD के अंदर आपको कहा गया था कि अगर सपोज करो कि बैंक है वो पब्लिक हॉलीडे में चला गया या बैंक में स्ट्राइक है, तो उस सिनेरियो में बंदा क्या करे, उस सिनेरियो में वो कैश यूज करेगा, और कैश यूज अगर करेगा तो वो आपका अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसको हटा दिया गया है, उसको जीरो कर दिया गया। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत ज्यादा यूज करते थे, प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा यूज होता था, इसको अब जीरो कर दिया गया है, ये खत्म हो चुका। इसकी जगह पे आपका एक इंसर्ट किया गया है रूल 6ABBA, जो कि क्या कह रहा है कि भाई साहब ऐसा जो कॉन्सेप्ट था इसको हम ऑमिट करते हैं, मतलब इसको डिलीट ही कर दिया एक तरीके से। कहने का मतलब क्या है कि अब स्ट्राइक हो चाहे बैंक बंद हो, आपको बैंकिंग चैनल यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही मोड बताए गए थे, अब इसके अंदर आपको 7-8 मोड और बता दिए गए, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई मोड तो आपका चल ही जाएगा जिससे आप आराम से काम कर पाओगे। तो अब आपको ये एक भी दिन की छूट नहीं मिलेगी जिसके अंदर आप काम कर पा रहे थे कैश के अंदर। तो वही चीज कही जा रही है, कॉन्सिक्वेंट टू इंसर्शन ऑफ रूल 6ABBA, रूल 6DD, which specifies the cases and circumstances where disallowance under section 40A3 would not be attracted, has been amended with effect from 29/1/2020। 29 जनवरी 2020 को ये अमेंडमेंट आया जिसने कि ऑमिट कर दिया क्लॉज जे को, thereof providing for exclusion of payment required to be made on day on which the banks were closed either on account of holiday or strike from the purview of section 40A3। Accordingly, with effect from 29/1/2020, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो भी लिमिट आपको बताई गई 10,000 रुपए की, उसके अगर एक्सेस में आप पेमेंट करोगे, मेड अदरवाइज देन बाय द प्रिस्क्राइब मोड, जो प्रिस्क्राइब मोड बताए गए, जो 3 मोड पहले के थे और कई सारे मोड आपको और इंट्रोड्यूस करके बता दिए गए, ऑन अ डे ऑन विच द बैंक्स आर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक वुड अट्रैक्ट डिसअलाउंस, वो आपके डिसअलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 40A3। तो ध्यान रखना है कि आप हमेशा अब प्रिस्क्राइब मोड ही यूज करोगे जिसके अंदर आपको 3 पुराने मोड हैं और कई सारे नए टेक्नोलॉजी वाले मोड हैं, उसी को यूज करके करना है, अदरवाइज आपका जो खर्चा होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। रूल 6DD जो आपको बचा लेता था अंडर क्लॉज जे, वो अब खत्म हो गया, जीरो हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अदर सोर्सेज। बेसिकली अदर सोर्सेज का ही पार्ट नहीं था, इसके अंदर मिक्स था। ये जो सेक्शंस थे ये सारे के सारे आपके पीजीबी पे भी यूज होते हैं और भी जगह जगह पे यूज होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट इसमें अदर सोर्सेज का भी था, इसलिए इसको यहीं पे अमेंडमेंट में डाला गया था। रेस्ट जो नेक्स्ट एरिया आएगा उसमें हम बात करेंगे टीडीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट की, जिसमें आपको टीडीएस के 2 नए सेक्शन के बारे में जानना है, सेक्शन 194N और 194M। देखते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका जो कि टीडीएस के अंदर है, जिसके अंदर आपको 2 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सेक्शन 194N और दूसरा सेक्शन आएगा 194M। बेसिक आइडिया इसका होगा कि इसके अंदर आपको जनरली पता था कि 1 करोड़ से ऊपर की अगर कैश ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल होता है, चाहे बैंक से हो, चाहे किसी कोऑपरेटिव बैंक से हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से हो, तो उस केस में इन तीनों के ऊपर एक ड्यूटी दी गई है कि ये लोग क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे आपका 2% का, अगर जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे 1 करोड़ के ऊपर। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी, लेकिन इसके और जो प्रोविजंस है कि इसके किस तरीके से रिटर्न फाइल किया जाएगा, किस तरीके से इसके टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे, या ब्ला ब्ला जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, जो भी इसका पूरा प्रोविजन है 194N का, वो यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और लेटर ऑन इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे 194M की और उसके भी जो प्रोविजंस है उसकी। सबसे पहले बात करते हैं 194N, किसके ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई? तो ये ड्यूटी लगाई गई है किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और तीसरा है आपके पोस्ट ऑफिस who is responsible for paying in cash or any sum or aggregate of sum exceeding 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient person with it to deduct tax at source at the rate 2% on sum exceeding 1 CR। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये आपका फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर इंसर्ट किया गया था 194N, जो कि एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है आपका 1 सितंबर 2019 से, 1/9/2019 से आपका एप्लीकेबल है, और आपके एग्जाम में ये अब वाले अटेम्प्ट के लिए ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल है, मतलब कि रेलेवेंट है आपके लिए। कुछ क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग, मतलब कई सारी इसके अंदर क्वेरीज थी, उसकी क्लैरिफिकेशन है, और फिर उसकी कुछ आपको मेथड्स और मैनर्स को समझना है कि किस तरीके से डिडक्ट किया जाएगा, किस तरीके से पे किया जाएगा, किन किन लोगों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है 194N का। सबसे पहले
कि clarification as to applicability of section 194N and the manner of computing the threshold limit of 1 CR thereunder where cash withdrawals have taken place prior to 1/9/2019। मतलब क्या है कि जिस डेट से इंट्रोड्यूस किया गया, अगर उससे पहले किसी ने कैश विड्रॉल कर रखी है तो उसको काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। तो सीधी सी बात इसकी ये है कि अगर आपने 1/9/2019 से पहले अगर आपने कुछ भी विड्रॉ किया हुआ था तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट में तो काउंट होगा, लेकिन उसके ऊपर आप बैक डेट पे जाके ऑब्वियसली टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने पहले से 80 लाख रुपीस का कैश विड्रॉल कर रखा था और इस पीरियड के बाद अगर वो 30 लाख का कैश विड्रॉल कर लेता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस 80 को भी इस 30 के अंदर जोड़ेंगे और कुल मिला के बोलेंगे आपके 110 हो गए, तो आपको 10 लाख के ऊपर आपका टीडीएस वहां पे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें तो काम आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या बैक डेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, इसके ऊपर बैक डेट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेट्स से किसी ने 1.5 CR का पहली कैश विड्रॉल कर लिया था, अब वो करता है 40 लाख का कैश विड्रॉल, तो क्या 1.5 CR कर लिया था तो यहाँ पे जो 50 लाख एक्स्ट्रा है उसके ऊपर क्या हम आगे टीडीएस काटेंगे? तो ऐसा भी नहीं है, जो बैक डेट पे विड्रॉ हो गया था वो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आगे जो वो 40 लाख करेगा इसके अंदर कोई भी उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी एग्जम्पशन वो पहले ही खत्म कर चुका है बैक डेट पे। तो इस पूरे 40 लाख पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट यहाँ पे होकर चलेगा। ये क्लैरिफिकेशन है जो सीबीडीटी ने निकाली थी, व्हाइट प्रेस रिलीज डेटेड 30/8/2019, क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 194N is to come in with effect from 1st September 2019. Hence, any cash withdrawal prior to 1st September 2019 will not be subjected to DDS under Section 194N. However, since the threshold of 1 CR is with respect to the previous year 1920, जो threshold है वो 1920 का है, calculation of amount of cash withdrawal for triggering deduction under Section 194N shall be counted from 1 अप्रैल 2019। तो जो थ्रेशोल्ड की काउंटिंग होगी वो 1 अप्रैल 2019 से करके चलेंगे। Hence, if a person has already withdrawn 1 CR or more in cash up to 31st August 2019, जो कि हमारा सेकंड वाला एग्जांपल था कि अगर कोई पहले से विड्रॉ करके बैठा है इतना या इससे ज्यादा फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, तो उस केस में टीडीएस ऑफ 2% शैल अप्लाई ऑन ऑल सब्सिक्वेंट कैश विड्रॉल्स। उसके बाद जितना भी विड्रॉ करेगा उसमें उसको कोई भी थ्रेशोल्ड की छूट नहीं मिलेगी, जितना भी विड्रॉ करेगा उन सभी के ऊपर उसका 2% का टीडीएस काट के चला जाएगा। अगला जो क्लैरिफिकेशन है वो है, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194(9) ऑन कैश विड्रॉल्स बाय पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि कुछ यहाँ पे कैटेगरीज आपको बताई गई है जिनके ऊपर जो आपका ये टीडीएस है 194N का वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वहां पे उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या प्रोविजन डाला गया कि भैया जो भी ऐसे लोग होंगे, जो भी ऐसी कैटेगरी होगी, जो भी ऐसे पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन होंगे, उनको नोटिफाई करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, की इनका आप टीडीएस नहीं काटोगे अंडर सेक्शन 194N, ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी लिस्ट प्रिस्क्राइब कर दी है जिसमें कि आपको 194N की टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? तो पहली कैटेगरी है जिसका नाम है कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर। तो बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि पैसे विड्रॉ करते हैं और उसको एटीएम्स में फुलफिल करने का काम करते हैं। मतलब कि एक अकाउंट से ये पैसे निकालते हैं और उसको ले जाके अलग अलग एटीएम्स में जाके उसको भर देते हैं। तो इस केस में आपको बस चेक कर लेना है कि जितने पैसे जिस अकाउंट से निकले हैं कैश में और एटीएम्स में जाके जितने वो डिपॉजिट हुए हैं वो अगर रिकंसाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया गया कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो और इस सिचुएशन में इनका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो कहा जा रहा है क्या? मेंटेनिंग, इनको क्या मेंटेन करके रखना है? एक सेपरेट अकाउंट। पहली बात कि ये सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जहां से कैश विड्रॉ करेंगे, फ्रॉम विच विड्रॉल्स इज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? रिप्लेनिशिंग कैश इन द ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स operated by such WLATMOs, and the WLATMOs have furnished a certificate every month to the bank certifying that the bank account of the CRAs, मतलब cash replenishment agencies, and the franchisee agent of the WLATMOs have been examined, मतलब कि उसको प्रॉपर चेक कर लिया गया है और जितना अमाउंट विड्रॉ किया गया था उस सेपरेट अकाउंट से has been reconciled with the amount of cash deposit in the ATMs ऑफ दी WLATMOs। मतलब कि जितना पैसा उस पर्टिकुलर अकाउंट से निकाला गया जो कि आपको इंफॉर्मेशन में दे रखी है वो पैसा प्रॉपरली रिकंसाइल है, उतना ही पैसा है जितना आपके एटीएम में जमा हुआ है। तो अगर ये चीजें प्रॉपर रिकंसाइल चलेंगी तो इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसको? बैंक्स को। तो उस केस में फिर आपका बैंक जो है वो आपका टीडीएस 194 के अंदर काट के नहीं चलेगा। दूसरी कैटेगरी आती है कमीशन एजेंट और
trader operating under agriculture produced market committee or and registered under any law relating to agriculture product market। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे कमीशन एजेंट्स वगैरह हैं जो कि रजिस्टर्ड है एपीएमसी के अंडर और उनका काम क्या है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को परचेज करते हैं, तो उस सिनेरियो में उनको छूट दी जा रही है कि अगर आप इन पैसों को आप विड्रॉ करते हो अपने बैंक से और उसको यूज करते हो काहे के लिए, फार्मर्स को पेमेंट देने के लिए। क्यों पेमेंट दे रहे हो? क्योंकि आप उनसे परचेज कर रहे हो क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उस सिनेरियो में आपको भी छूट दे दी गई कि आपका भी 194N के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि फार्मर्स की जो पेमेंट की जा रही है वो कैश के अंदर की जा रही है और इस चक्कर में उनको कैश मोटा विड्रॉ करना पड़ता है, तो उनको भी यहां से छूट दी गई है। लेकिन कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या कंडीशंस है? तो कहा जा रहा है हु हैज इंटीमेटेड टू दी बैंकिंग, बैंकिंग को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको, बैंकिंग कंपनी को, या फिर अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका अकाउंट है तो उसको, या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है जहां से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, क्या हिज अकाउंट नंबर थ्रू विच ही विशेस टू विड्रॉ कैश इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। मतलब कि आपको अपना अकाउंट नंबर वहां पे इंटीमेट करना पड़ेगा कि ये वो अकाउंट है जिससे हम 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेंगे इन द प्रीवियस ईयर, अलॉन्ग विद हिज पेन एंड द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड has certified to the banking company or cooperative society or post office that the withdrawal of cash payment from the amount in excess of 1 CR during the previous year is for the purpose of making payment to the farmers on account of the purchase of agriculture produce। तो आपको उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट भी वहां पे पेश करना पड़ेगा बैंकिंग को या पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि आपने जितना भी विड्रॉ किया 1 करोड़ से ऊपर का, वो सारा का सारा पैसा आपने इस पर्पस में यूटिलाइज किया है जिसमें कि आपने फार्मर्स को पेमेंट किया है on account of purchase of agriculture produced, and the banking company, cooperative society or post office has ensured that the pen quoted is correct। बैंकिंग कंपनी क्या चेक करेगी कि जो भी पेन कोड किया जा रहा है वो करेक्ट होगा, और दूसरा जो भी ये कमीशन एजेंट है या ट्रेडर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कहां पे, एपीएमसी के पास, जो कि हम देख रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इस कमेटी के अंदर ये जो हमारा एजेंट है या ट्रेडर है वो मस्टली रजिस्टर्ड होने चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एविडेंसेस हैव बीन कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि ये इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, इनके पेन नंबर वगैरह, इनकी जो ये रिकंसिलेशन होगी, जो ये सर्टिफिकेट पेश करेंगे, ये सारी चीजें जो है इसको एज अ एविडेंस मेंटेन करके रखा जाएगा, उनसे कलेक्ट किया जाएगा और उनको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। किसको? बैंक्स को। नेक्स्ट आता है आपके कि जो आपके मनी चेंजर होते हैं, मनी चेंजर होते हैं या फिर उनके कुछ एजेंट्स वगैरह होते हैं जो कहीं ना कहीं आरबीआई से लाइसेंस लेके अपना काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पे छूट दी जा रही है कि जो भी मनी चेंजिंग का काम करते हैं या फिर जो फॉरेन से इनवर्ड रेमिटेंस आता है उसको कन्वर्ट करके जो भी उनके बेनिफिशियरीज होते हैं इंडिया में उनको दे देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पे छूट दिया गया है क्योंकि उनको भी कैश की रोटेशन बल्क में करनी होती है। तो कौन कौन से लोग हैं? द ऑथराइज्ड डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर एफएफएमसी लाइसेंस्ड बाय व्हाट, आरबीआई। तो कोई भी ये डीलर हो, कोई भी एजेंट हो या फिर कोई भी ये मनी चेंजर हो, ये सारे के सारे लाइसेंस किसके द्वारा होंगे? आरबीआई के द्वारा। एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट। तो क्या कहा गया कि इन सभी लोगों को भी क्या करना है? एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करके चलना है, फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड, जिससे वो पैसा निकालते हैं और पैसे को कहां यूज करते हैं? पहला कि परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी, किससे? जो भी फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स वगैरह आते हैं इंडिया घूमने के लिए, उनसे वो फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं और उसको इंडियन कैश पकड़ा देते हैं। और फ्रॉम रेजिडेंट इंडियंस और देयर रिटर्न टू इंडिया इन कैश एज पर द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है आरबीआई के द्वारा, तो जो भी उनके डायरेक्शंस होंगे, जो भी उनके गाइडलाइंस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और इस तरीके से वो फॉरेन करेंसी वगैरह परचेज करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि वो जो भी इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह आते हैं उसको डिसबर्स करते हैं जो भी रिसिपिएंट की बेनिफिशियरीज होंगी उनको। मतलब कि किसी का अगर कोई रिलेटिव फॉरेन से पैसा भेज रहा है तो उसको जब इंडिया में रिसीव होगा तो उसके बेनिफिशियरीज वगैरह के वो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके इंडियन कैश उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी वो उस पैसे को यूज कर सकते हैं अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम एमटीएसएस ऑफ द आरबीआई। तो ऐसी सिचुएशन में इनको क्या दिया गया है? अगेन एग्जेम्पशन। लेकिन एग्जेम्पशन अगेन कब होगा? जब वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। क्या कंडीशन इनको दी गई? तो कहा जा रहा है द एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194N would be available only if a certificate is furnished by the authorized dealer and their franchisee agent and सब एजेंट एंड दी फुल फ्लेज मनी चेंजेस। मतलब जितनी बातें ऊपर होगी थी ये सभी लोगों को क्या करना है? एक सर्टिफिकेट फर्निश करना है टू दी बैंक दैट विड्रॉल इज ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड अबव। मतलब कि जो भी हमने विड्रॉल किया है वो जो भी पर्पस ऊपर लिखे गए थे इसी के लिए यूज किया गया और किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया, और जो भी डायरेक्शंस थे या गाइडलाइंस थे आरबीआई के वो हमने प्रॉपर तरीके से पालन किया है, उसको पूरी तरीके से एडहेयर किया है। इसका एक सर्टिफिकेट फर्निश करके ये लोग अवेलेबल कराएंगे हमारे बैंक्स को। अब यहां पे क्लियर कर दिया गया कि ऑथराइज्ड डीलर का मतलब क्या है? तो सर जी ऑथराइज्ड डीलर का मतलब सीधा सीधा है कि वो सारे डीलर जो कि आपके ऑथराइज्ड होते हैं किसके द्वारा?
आरबीआई के द्वारा वही ऑथराइज डीलर में काउंट होंगे। ये कुछ लोगों को छोड़ा गया, इसके साथ ही कुछ लोगों को यहाँ पे और भी छोड़ा दिया गया। किन किन लोगों को छोड़ा गया है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट को छोड़ दिया गया और बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया गया, जो कि पैसों का लेन देन करते रहते हैं बल्क में। तो गवर्नमेंट तो छोड़ेगी अपने आप को, गवर्नमेंट ने अपने आप को तरीके से इस सेक्शन के परव्यू से बाहर रखा है, और साथ ही में जो भी बैंकिंग कंपनी सोसाइटीज हैं या फिर जो हमारे पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो भी इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। The proviso of section 194 and provided that no tax is however required to be deducted at source on any payment made to, मतलब कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा अगर कोई भी पेमेंट दी जाएगी। किसको दी जाएगी? गवर्नमेंट को, या फिर किसी बैंकिंग कंपनी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि कहीं ना कहीं बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, या फिर पोस्ट ऑफिस को। तो इन लोगों को अगर कोई कैश में पेमेंट दी जा रही है 1 करोड़ से ज्यादा भी दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे टैक्स डिडक्ट आपका नहीं किया जाएगा। या फिर कोई और ऐसी सोसाइटी या कोई और ऐसी बैंकिंग कंपनी या बॉडी जो कि कहीं ना कहीं बैंकिंग का बिजनेस कर रही है और आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर रही है, तो उनके केस में भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने ऊपर देखा कि व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर वगैरह थे जो कि एटीएम में पैसा डालने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एनी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, वहां पे कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा हो, किसी भी बैंकिंग कंपनी का है वो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, इन कैरिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डिंग विद द ऑथराइजेशन इशूड बाय द आरबीआई, उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। उसके बाद साथ ही में कुछ और पर्सन को प्रिस्क्राइब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें से कुछ लोगों को उन्होंने ऊपर प्रिस्क्राइब कर दिया गया था, जैसे कि मनी चेंजर वगैरह आपके हो गए उसके अंदर। तो इन सभी लोगों के ऊपर बैंक ना काटे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बैंक को भी कहा जा रहा है कि भाई साहब तुम ना काटो चलेगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। किस किस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है? तो कहा जा रहा है कि डिडक्टर को फर्निश करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स। क्या पर्टिकुलर्स? की अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड, मतलब हमने पैसे दिए 1 करोड़ से ज्यादा दिए, लेकिन उसमें हमने टीडीएस नहीं काटा क्योंकि हमें एग्जम्पशन दे रखी थी। किस पॉइंट के अंदर? 0.34 के अंदर या फिर 0.5 के अंदर। तो कहीं ना कहीं 0.1 और 2 को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि 1 तो खुद ही गवर्नमेंट है और 2 क्या है यहाँ पे, जो कि खुद अपने बैंक वगैरह के चैनल के अंदर पैसे को इधर से उधर भेजते रहते हैं, तो उनको भी छोड़ दिया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर 0.3 के अंदर आपने किसी को पैसा दिया और आपने टीडीएस नहीं काटा 0.4 के अंदर या 0.5 के अंदर, तो इन तीनों सिनेरियो के अंदर आपको एक उसका डाटाबेस तैयार करना पड़ेगा और उसको आपको फर्निश करना पड़ेगा कि हमने इस एग्जम्पशन के तहत इतने पैसे बांटे हैं जिसके अंदर हमने टीडीएस नहीं काटा है। तो वो डाटाबेस होना चाहिए किसके पास? डिडक्टर के पास, जो कि कहीं ना कहीं बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंगेज्ड है बैंकिंग कंपनी के बिजनेस में, या फिर पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड। अब साथ ही में किस तरीके से क्रेडिट मिलेगा? तो क्रेडिट मिलेगा, सीधी सी बात होती है, जैसे कि आपका टीडीएस का नॉर्मली क्रेडिट मिलता है कि जिसका भी टीडीएस कटता है जिस साल में काटा जाता है उसी साल में उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है, जिसको कि हम कहते हैं इनपुट टैक्स उसको मिल जाता है, जो कि सामने वाला बंदा अगर अपनी आईटीआर फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है, तो वहां पे उसको एज अ वो टैक्स यूज कर सकता है, या फिर अगर उसका टीडीएस ज्यादा कट गया तो ऑब्वियसली बात है उसका वो रिफंड भी ले सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया किसके अंदर? रूल 37BA के अंदर, जो कह रहा है कि मैनर ऑफ गिविंग क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और रेमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इट स्पेसिफाइज द पर्सन टू हुम credit for tax deducted is to be given and also the assessment year for which the credit may be given। मतलब ये बता रहा है कि किसको क्रेडिट मिलेगा और किस साल में मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जिस साल में आपने टीडीएस काटा और जमा कर दिया उसी साल में क्रेडिट मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसका टीडीएस काटा गया है। तो कुछ खास नहीं है। इसी चीज को क्लियर करते हुए यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या कि अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड सब रूल 3A in rule 37BA to provide that the for purpose of section 194N credit for tax deducted source shall be given to the person from whose account tax is deducted and paid to the central government। सीधी सी बात है, जिसका हमने पैसा काटा होगा, जिसका टीडीएस काटा होगा, उसको ही क्रेडिट मिलेगा। कब मिलेगा? फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स डिडक्शन इज मेड। तो जिस साल आपने टैक्स डिडक्शन किया होगा उस साल में ही उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट इसको भी इसी सेक्शन का पार्ट रखा गया है। नेक्स्ट है आपका कि 194 से रिलेटेड क्या बातें इंट्रोड्यूस की गई है और 194 जो है वो किस कैटेगरी में एप्लीकेबल होगा। 194N जो था उसमें इतनी सारी बातें थी जो कि आपको कवर हो गया। अगला सेक्शन है 194M का। 194M क्या है? तो कुछ 3 चीजें बताई गई है जहां पे कहा जा रहा है कि आपको 5% का जो टीडीएस होगा वो काट के चलना पड़ेगा। किसको काट के चलना है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर किसी को पे करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किस चीज के लिए? कोई भी आपने काम करवाया है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे सप्लाई ऑफ लेबर का भी क्यों ना हो, कोई भी आपने काम करवाया अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आपको 5% टीडीएस काटना है। दूसरा, अगर आपने किसी को कोई कमीशन दिया है या ब्रोकरेज दिया है
ऑब्वियसली इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ के जो कि 194D में कवर हो जाता है, तो उस केस में भी आपको 5% कमीशन काटना है। और अगर आपने किसी को फीस वगैरह दी है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज की होती है, जैसे कि एडवोकेट या सीएस वगैरह की होती है, तो उस केस में भी आपको 5% का टीडीएस काट के चलना है। अब आप कहोगे कि ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी कवर होती थी किसी न किसी सेक्शन के अंदर, जैसे कि हम जो काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट का वो 94C में कवर होता था, जो कमीशन होता था 94J में कवर होता था, और जो प्रोफेशनल फीस की पेमेंट होती थी वो 94J में कवर होती थी। मतलब 94C, 94H और 94J के अंदर ये ऑलरेडी तीन बातें कवर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या क्लैरिटी है और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे, और इसकी आपको टीडीएस डिडक्शन तभी करनी है जब आपने जो एग्रीगेट अमाउंट जो भी आप पे कर रहे हो वो आपका 50 लाख से ऊपर है। अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सेक्शन है 194M का कि अगर आप किसी को भी 50 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो ऑन दीज 3 अकाउंट ऑफ सर्विसेज जो कि हमने ऊपर देखा, अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल, अंडर कमीशन और अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उस सिनेरियो में आपके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये 194C, 194H, 194J नहीं लगता, अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C, 194H एंड 194J। तो इनके अलावा जो भी व्यक्ति बच जाते थे इन सेक्शनों से, लेकिन वो इतनी मोटी मोटी पेमेंट करा करते थे, तो उनको कवर किया गया है 194M के अंदर कि इस सेक्शनों से तो बच जा रहे थे, इंडिविजुअल एचयूएफ थे, तो उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर आप ऐसी हरकत करोगे कि 50 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको 5% का टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्या टाइम लिमिट होगी, कब टीडीएस काटना है, कब उसको जमा करना है, उसको लेके थोड़े से रूल्स और हैं, वो देख लेते हैं। पहला है रूल 32C जो की बात कर रहा है टाइम लिमिट की, भाई साहब कब आप टीडीएस काटोगे और कब उसको जमा करोगे। तो जिस महीने में भी आपने टीडीएस काटा, मतलब जब आप पेमेंट करोगे तब आपको टीडीएस काटनी है, और टीडीएस काटने के बाद जिस मंथ में आपने टीडीएस काटा, लेट्स से अगर आपने फेब में टीडीएस काटा है तो आपको मार्च में 30 तारीख से पहले उसको जमा कर देना है। मतलब कि जो भी आपका नेक्स्ट मंथ होगा उसके 30 दिनों के अंदर आपको जमा कर देना है। फेब मंथ आपका एंड हुआ, उसके बाद आपको 30 दिन देखने हैं और 30 दिन के अंदर आपके वो जमा हो जाने चाहिए। और जब आप इसको पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका एक चालान कम स्टेटमेंट होगा जिसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है 26QT। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M शैल बी पेड और क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कब? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। मतलब जब भी डिडक्शन किया गया उस मंथ का जब एंड हो जाएगा, लेट्स से फेब का एंड हो गया, तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर आपको जमा कर देना है। शैल बी अकम्पेड बाय अ चालान कम स्टेटमेंट जो कि किस फॉर्म में होगा? फॉर्म नंबर 26QT। मैनर क्या है कि किस तरीके से आप जमा करोगे? तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी ये पेमेंट की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी 30 दिनों के अंदर। कैश पेमेंट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगली बात आती है सर्टिफिकेट की। ऑब्वियसली बात है आपने जिसका टीडीएस काटा है उसको आप सर्टिफिकेट भी इशू करके दोगे, तो जो सर्टिफिकेट आप इशू करके दोगे वो होगा आपका फॉर्म नंबर 16D के अंदर। और ये कितने दिनों के अंदर दे देना है? आपको 15 दिनों के अंदर दे देना है। आपने पेमेंट कर दी, आपको उसका सर्टिफिकेट जनरेट करना है और 15 डेज के अंदर जिस भी पार्टी का आपने टीडीएस काटा था उसको ये सर्टिफिकेट आपको इशू कर देना है, जो इसके अंदर टाइम लिमिट दी जा रही है। नेक्स्ट पेमेंट आती है, नेक्स्ट जो रूल है वो बात करेगा टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ चालान कम स्टेटमेंट। तो सीधी सी बात है कि सेम टू सेम चलेगा कि टाइम लिमिट क्या है, तो 30 दिन का ही टाइम है, और चालान कम स्टेटमेंट जो होगा आपका वो आप सबमिट करोगे जो भी आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी, जो कि बनाई जाएगी किसके द्वारा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। जो भी एक प्रोसेस, जो एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा उसके तहत आप उसकी पेमेंट करोगे कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी चीज थी 194M की, जिसमें कुछ खास ऐसी बातें नहीं है। एक इसके साथ ही छोटा सा पार्ट है चैप्टर नंबर 10 का, जिसके अंदर थोड़ी सी बातें हो रही है पैन और आधार से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पार्ट ना बनाते हुए इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बता रहा है यहाँ पे कि भाई साहब अगर किसी के पास आधार है लेट से और उसके पास अगर पेन नहीं है तो उसके इसमें क्या क्या प्रोविजन होगा वो ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो ओवरव्यू है वो यही है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी आधार नंबर है और उसके पास अगर पैन नंबर नहीं है तो जिस जिस जगहों पर उसको पैन नंबर कोड करने की जरूरत पड़ती है उन जगहों पे अगर वो पैन की जगह आधार नंबर भी कोड कर देगा तो वो वैलिड माना जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और आधार के थ्रू, मतलब आधार नंबर के थ्रू वो अपना पैन नंबर जो है वो अप्लाई कर सकता है, उसको पुराने प्रोसेस के थ्रू पैन नंबर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास एक वैलिड आधार है तो उसके जरिए वो पैन नंबर अपना अप्लाई कर सकता है और उसको पैन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उसको जो पुराना फॉर्म होता था रूल नंबर 114 के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते थे, एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह, फोटो वोटो सारी चीजें लगानी होती थी, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ आधार उसको पेन अलॉट कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकली हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, कोई नई वाली बात इसके अंदर
है नहीं। उसके बाद आपको एक चीज पता होगी कि एक लिंक करने का सिस्टम चल रहा था कि इनकम टैक्स के अंदर मतलब अपने पेन के साथ आपको अपने आधार को लिंक करना है, और ये लिंक का जो काम है ये काफी शुरू से चल रहा है और इसके अंदर काफी सारी एक्सटेंशन चल रही है। उसी को फर्दर और एक्सटेंड कर दिया गया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि किसी के पास भी अगर आधार होगा तो कहा जा रहा है कि किसी के पास भी अगर आधार होगा तो उसको इंटीमेट करना होता है अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है, अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31 2019 डेटेड 31 मार्च 2019 नोटिफाइड दैट एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पेन एज ऑन 1 जुलाई 2017, जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पेन था, एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, उसके पास ऑब्टेन मतलब उसके पास आधार नंबर भी होना चाहिए, तो उस केस में शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू द प्रिंसिपल डीजीआईटी सिस्टम और प्रिंसिपल डीजीआईटी सिस्टम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2019। तो मतलब मोटा मोटा लिंक करने के लिए कहा गया था कि भाई साहब अगर आपके पास पेन है और आपके पास अगर आप आधार एलिजिबल हो, मतलब आधार आपके पास होना चाहिए, तो उस सिनेरियो में आपके पास जो आपका पेन होगा, जो आपका आधार होगा, उसको इंटीमेशन के थ्रू मतलब कहीं ना कहीं आपके पेन को और आधार को लिंक करवा लेना है बाय इंटीमेटिंग द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। इसके लिए टाइम दिया गया था आपको 30 सितंबर 2019 का, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2019 तक, इसके बाद इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2020 तक, और रिसेंट में जो आपके लिए काम की चीज है कि इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2021 तक। तो फाइनली 31 मार्च 2021 तक भी अगर किसी के पास पेन था इनिशियली 2017 में, तो उसको अपने आधार को लिंक कराने का मोहरत दिया गया 31 मार्च 2017 तक। उसके बाद वाले जितने भी पेन होंगे ऑब्वियसली बात है उसको आधार के थ्रू ही अलॉट हुआ होगा, तो उसका ऑलरेडी वो लिंक होगा। ठीक है, notwithstanding with the last date of intimating linking of Aadhaar number with PAN being 31st March 2021, it is clarified that with effect from 1/4/2019, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income। मतलब ये तो पुराना प्रोसेस है जो कि एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 1/4/2019 के बाद से ये अपने आप में मैंडेटरी हो रखा है कि अगर आप रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आपको आधार नंबर उसके अंदर फिल करना, उसके अंदर कोड करना एक मैंडेटरी है, और उसके साथ आपको उसको फिर लिंक भी करना पड़ेगा, चाहे आप मैन्युअली करो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बात थी, बहुत सिंपल सी बेर सी बातें थी। जो स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो आपके टीडीएस वाले प्रोविजन से थे। दिस इज ऑल अमेंडमेंट रिलेटेड टू इनकम टैक्स, रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। रिमेनिंग बातें जो होंगी वो होंगी आपकी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, जिसके अंदर जीएसटी की मल्टीपल अमेंडमेंट्स है जो कि अलग से कवर करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये सारी बातें थी डायरेक्ट टैक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।